पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम में चैप्टर में दिया हुआ है, यहाँ पर लास्ट चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटी का। लोकतंत्र क्या होता है ये हम सब जानते हैं, यानी लोगों का शासन। जैसे जनता खुद चुनती है अपना प्रतिनिधि, लोग फिर जाकर के प्रतिनिधि अपना सत्ता यानी सरकार में जाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, क्वेश्चन से ही इस चैप्टर की भी शुरुआत हुई है। यहाँ पर लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इस कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि इस बातचीत से नतीजा निकला लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं हैं ज़्यादा दोषपूर्ण दिखती हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह, यहाँ पर इसमें और भी है कुछ, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ऐसे फैसलों से बेहतरी आती है, टकरावों को टालने और संभालने का तरीका भी यह देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। यानी कोई सरकार अगर लोकतांत्रिक है तो उसमें नागरिकों के बीच में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, कि सभी प्रकार की जो जातियां हमारे देश में हैं, धर्म हैं, जाति हैं, लिंग हैं, सभी नागरिकों को एक बराबर समझा जाएगा और उनमें समानता, उनकी समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर फैसले, लोकतांत्रिक सरकार है तो उसमें सब लोगों, सब धर्मों से या फिर जातियों से एक न एक प्रतिनिधि होता है जो मिलकर के किसी फैसले पर चर्चा करते हैं, तब एक फैसला वहां से निकलता है। तो इसलिए फैसलों में बेहतरी आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। टकरावों को टालने संभालने का भी एक तरीका है कि अगर एक धर्म के लोग कुछ कहते हैं, दूसरे धर्म के किसी और बात में सहमत हैं, तीसरे धर्म किसी और बात को कहता है, तो ये सब इकट्ठा होकर के अपना एक साथ फिर चर्चा करते हैं और तब एक कॉमन सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का निकाला जाता है। तो इसमें टकरावों को टालने के लिए या संभालने के लिए भी लोकतंत्र यहाँ पे इसका तरीका देता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है, कि अगर कोई कानून या जनता के लिए उनके प्रतिनिधियों ने जो सरकार बनाई है, सत्ता बनाई है, उसने कुछ कानून बनाए हैं नागरिकों के लिए और बाद में पता चलता है कि वो भेदभाव है उनमें या उन्हें नागरिकों को उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लैंगिक आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्हें वंचित किया जा रहा है या नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव किया जा रहा है, इस तरह से वहां पर कुछ गलती की गई है उस कानून में, तो उसे सुधारने की गुंजाइश भी लोकतंत्र देता है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती हैं? आपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। ये हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th में भी पढ़ा था, जब यहाँ पर मैडम ने क्लास के अंदर डिस्कशन कराया कि लोकतंत्र ही हमें क्यों चाहिए, बाकी शासन व्यवस्था से हमें क्यों हम सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र एक काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे सभी जो देश हैं सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को ही वो मानते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। हम एक दुविधा की स्थिति में हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा को चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं।
हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कई देशों में, मतलब मोस्टली जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सब लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही चलाने का दावा करती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन देशों में है उनके लिए चुनाव किए जाते हैं, राजनीतिक दल भी वहाँ पर बनाए जाते हैं। वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की भी गारंटी देते हैं, और लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान हैं। देशों में जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर कुछ अधिकार या तत्व हमें समान देखने को मिलते हैं, जैसे सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह से उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह जरूरी नहीं। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा भी माना है हमने, और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम ये संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, या लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है और कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियों में बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। आइए अब हम उन चीजों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि लोकतंत्र के अंदर क्या क्या परिणाम निकलते हैं और उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन किसे कहते हैं? कुछ चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही होता है। जैसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार, और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहना भी जरूरी है। फिर लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर भी ध्यान दे। लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर भी यहाँ पे ध्यान दे। इस सवाल के लिए तफसील से में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होगा और उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिया का ख्याल नहीं रखना चाहिए। लोकतंत्र में बातचीत का मोल भाव के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली हो जाती है? आइए अब फैसलों का मूल्यों के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है कि जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब फैसले से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में
लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इन बातों को ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में वक्त लगता है और बेकार नहीं जाता। हम दूसरे पहले पर नज़र डालें तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है जो अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें हम तो हमें पता चलता है कि लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही लिए जाते हैं। अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहा जाता है। सो पारदर्शिता एक वर्ड है, किसे कहते हैं कि जब कोई भी शासन कोई यहाँ पे शासक चला रहा है तो उसे इतनी पारदर्शिता यानी कि स्पष्टता होनी चाहिए कि जो भी अधिकार लिए गए हैं उनके बारे में, उनके साधन की उपलब्धता के बारे में यहाँ पे उनको बताया जा सके। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी। तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यह नतीजा निकाला है कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन चीज़ों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, प्रमुख नीतियां बननी चाहिए, नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा हो, सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार भी है। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है और नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले या फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में रखने वाली हों और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही भी देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्ति नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं और लोगों की ज़रूरत के प्रति संवेदनशील भी हैं। कहने का कोई आधार तो नहीं है, पर एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर मानी जाती है। वैध शासन व्यवस्था है, सुस्त हो सकती है, कर्म कार्य कुशल हो सकती है और इसमें कोई भ्रष्टाचार भी नहीं है।
अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता के बारे में हम बहुत कम लोगों को ही संदेह है। ये यहाँ पे श्रीलंका का, यहाँ पे ये है इंडिया का मैप बना करके पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में वरीयता दी गई है। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयोगिता यानी कि पर बहुत कम लोगों को संदेह होता है। लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए दक्षिण एशिया के प्रमाणों में जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं रही हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासन चाहते हैं। ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त अपने लिए है, वह समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी रखते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आर्थिक समृद्धि मतलब फाइनेंशियल डेवलपमेंट क्या कहता है? अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीदें की जाती हैं तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच में सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही की कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के इस मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने से लोकतांत्रिक सरकार की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों यानी कि मसलन यहाँ पे हो गया देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, उसकी वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, अन्य देशों से सहयोग पर निर्भर करता है और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी ये तय करता है, निर्भर होता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। लोकतंत्र में हमने क्या क्या आर्थिक उपलब्धियां कर ली हैं, यानी कि फाइनेंशियल अचीवमेंट लोकतंत्र में कैसे मिला है हमें? लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले बड़े तर्क भावनापूर्ण हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जांच के बारे में थोड़ी बहस चलने ऐसी बहस होनी चाहिए जा सकती है जहां यहाँ पे लोकतंत्र इकट्ठा होकर और आर्थिक असमानताओं से कैसे रिश्ता करता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में कुछ प्रमाण दिए भी गए हैं। चार्ट नंबर 1 में बताया गया है कि यह बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ अपने गरीब मुल्क के रिकॉर्ड की तुलना में करते हैं तो अंततः लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट नंबर 2 में बताया कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक
असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही एक कुल राष्ट्रीय आय के 40% हिस्से पर कब्जा है, जबकि अगर देखें तो 20% वाले लोग राष्ट्रीय आय में ज़्यादा हैं, 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं बेहतर कहे जाएंगे। अगर आमदनी के समान विवरण और आर्थिक प्रगति का आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 चार्ट दिए हैं। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे है कि क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने से नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावना सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। पहले अध्याय में देखा था कि इस तरह से बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य बिठा दिया। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच में टकरावों को पूरी तरह से और स्थायी रूप में से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का सदस्य यहाँ पे तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए भी लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं और उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर और विभाजन और टकरावों को फैसला संभालना निश्चित रूप से बड़ा गुण है। श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहले है गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का धीरे धीरे अनुमान स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना है। गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा जीवन के लिए बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ है धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूहों का शासन करना। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में उस समय हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय को बनने का लोकतांत्रिक बनने का मौका मिलता है तो
तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं कही जा रही, समावेशी नहीं रह जाती है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों में समान पाना चाहता है। अक्सर टकरावों और सभी पैदा होते सब कुछ लोगों को लगता है और उनके साथ ही कुछ लोगों को टकराता है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज कहे जाते हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब तक यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और सम्मान का व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ ज़्यादा से सम्मान का व्यवहार हुआ है और बहरहाल वो कर रही हैं। एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों को खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था आसान हो गई है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ने तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात थी कि जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। संभवतः इसी के चलते लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र में लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। यह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे अपने लाभों की मांग करने लगते हैं। यही बात है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों को बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोगों के घर बैठे कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता है, साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके हितों को भी प्रभावित करता है। ये था यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का NCERT।